पर क्या कहेंगे आप इसके बारे में, आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शरद पवार जी को लेके मीडिया अलग अलग परसेप्शन क्यों बनाती है। कल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्टी के अध्यक्ष है, सीनियर मोस्ट नेता है, कुछ दिन पहले वो जाके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, आज अमित शाह जी से मिले हैं, थोड़े दिन पहले वो ममता बनर्जी जी से मिले थे। तो एज ए नेता वो सभी से मिल सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से मिलते हैं तो उसको महाराष्ट्र सरकार से क्यों जोड़ा जाता है? मेरे ख्याल से ये परसेप्शन अभी भारतीय जनता पार्टी ने हटा देनी चाहिए और ये अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र की है वो पूरे 5 साल चलने वाली है। इनकी सारे विपक्ष दलों के साथ बैठक हुई, जिस तरह से 24 नजदीक आ रहा है तो एक रणनीति तैयार करें, क्या कहते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी के साथ आज जो सारे विपक्ष के सांसदों के साथ मीटिंग हुई, ये अब तय हो गया कि एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ जो है वो देश है। अब देश को बचाने के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सामना करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये देश जो है वो तबाही के कागार पे जाएगा। मंत्री किरण रिजिजू जी, इन्होंने पीएम मोदी ने पत्र लिखा, उन्होंने कहा है कि असम और मिजोरम जिस तरह से वहाँ पे हिंसाचार हो रहा है, इसके पीछे देश के बाहर के शक्तियों का हाथ है। नहीं, देश के बाहर के शक्तियों का हाथ है। अगर मिनिस्टर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान करते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, हमारी बाकी की एजेंसीज क्या कर रही है, और वो खुद इस मंत्रालय में रह चुके हैं, उसके बारे में कुछ जवाब देंगे क्या? हमारे इंटेलिजेंस को फेलियर करने की बात वो कर रहे हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये 2 राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है उसको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से भारतीय जनता पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आज इस तरीके की हरकत अगर 2 राज्यों में हुई तो देश के विभिन्न राज्यों में इस तरीके की हरकत होने से देश की जो एकमता है वो कहीं ना कहीं जो है वो खंडित होती है और वो शंके के घेरे में आती है कि कहीं इस तरीके की हरकत अगर राज्यों में होने लगी तो देश को बहुत बड़ा आगे चल के खतरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से एक बार एक जिले का नाम बदलने वाली है, फिरोजाबाद का चंद्रानगर होने वाला है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को डेवलपमेंट करना चाहिए, कुछ अच्छे काम करना चाहिए, जो बता सके कि हमने ये गार्डन्स बनाए, हमने रोड्स बनाए, हमने इतने गाँवों को जो है दूसरे गाँवों से जोड़ा, हमने जल योजना लाई। ये सारे काम तो हुए नहीं है, तब उनके पास बचा क्या? नाम बदली करना, हिंदू मुसलमान करना, शमशान और कब्रिस्तान के मुद्दे निकालना, ये सब चीज़ों से विप्र आना होगा। अगर उनको चुनाव जीतना है तो नाम बदलने से कुछ होगा नहीं। आज वो जो अपना पहनावा पहनते हैं, कल अगर सूट बूट भी अगर पहन लेंगे तो उनका चेहरा तो चेंज नहीं होगा। तो राज्य का चेहरा अगर चेंज करना है और आगे के चुनाव अगर उनको जीतना है तो सही तरीके से उत्तर प्रदेश को डेवलप करे, ताकि वहाँ से जो जनता है वो मुंबई शहर, महाराष्ट्र में और विभिन्न राज्यों में नहीं जाए, वहाँ की जनता वहीं पे अपनी रोजी रोटी कमा सके, उस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। नांदेडमध्ये 2 हॉस्टेलच्या संदर्भामध्ये राज्यपाल यांनी कोणतीच कल्पना न देता स्वतः उद्घाटन जाणार आहे असं घोषित केलं। यानंतर नवाब मलिकांचं म्हणणं आहे की हा राज्य सरकारच्या कार्यक्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप आहे। नाही, राज्यपालांचा जे काम असतोय याच्या आधीही जर आपण बघितलं किंवा वेगवेगळ्या राज्यामध्ये जर बघितलं तर राज्यात काही घटना घडली, राज्याची काही माहिती जर त्यांना हवी तर ते डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरीला बोलू शकतात किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधून जे आहे ना ते माहिती घेऊ शकतात। पण स्वतः जाणं, स्वतः पाहणी करणं, अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक करणं हे कधीही झालेलं नाही। आणि महाराष्ट्राला 2 पॉवर हाऊस करण्याचा हा बीजेपीचा षड्यंत्र आहे का, हे लोकांच्या समोर आता प्रश्न आलेला आहे। मला वाटते जे जबाबदारी एक राज्यपालांची असते ते जबाबदारीच पाळली पाहिजे, मग कुठलंही राज्य असू दे। सेम विषय हिंदीमध्ये, राज्यपाल का काम पूरे देश में अगर आप देखें तो एक ही समान होता है। अगर कहीं राज्य में दुर्घटना होती है या राज्य की किसी और बात की अगर मालूमात हो तो उन्हें चीफ सेक्रेटरी से मिलना चाहिए या चीफ सेक्रेटरी को बुलाना चाहिए, उनसे मालूमात ले सकते हैं। लेकिन खुद दौरे करना, खुद जाके अधिकारियों के साथ बैठना और इस तरीके के 2 पावर स्टेशन क्रिएट करना, ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। केंद्र में जो है पार्लियामेंट है, राज्य में जो है असेंबली है, तो ये सारी एक सुविधा जो है, एक सारे जो काम करने की पद्धत है बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छी तरीके से बनाई है। लेकिन इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल का अगर दुरुपयोग होगा
तो आगे चल के ये किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, इस तरीके का प्रयोग करना मेरे ख्याल से वो सही संदेश इस देश को नहीं देता है। आज मंत्रिमंडळ बैठक झाली आणि बैठकीमध्ये पूरकसाठी 11,500 कोटीचं पॅकेज जारी केलं. याआधी केंद्र सरकारने 700 कोटी जाहीर केले होते, पण आता महाराष्ट्र सरकारने 11,500 कोटी जाहीर केले. नाही, जे आपण पैशाची गोष्ट करतो ते मागच्या वेळी जे झालेलं त्याच्या संदर्भात आहे. आत्ता जे नुकसान झालेलं आहे त्याच्या संदर्भात अजूनपर्यंत केंद्र शासनाकडून काही पॅकेज जाहीर करण्यात आलेलं नाही. आणि हा महाविकास आघाडी जे गोरगरिबांचं नुकसान झालेलं आहे, शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे, ज्यांचं नुकसान झालं आहे त्यांचे पाठी गंभीरपणे उभे आहेत. मग ज्यांचे जे पंचनामे झाले, ज्यांचे घराचं नुकसान झालं, शेतीचं नुकसान झालं, सगळ्यांसाठी आज जे हे पॅकेज आज कॅबिनेटमध्ये नक्की झालं आणि जाहीर करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे ज्यांचे नुकसान झाले पुढच्या याच्यात, तर सगळ्यांच्या खात्यामध्ये लवकरात लवकर पैसे पोचतील, कारण त्यांना परत आपल्या पायाशी उभं करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि हा सरकार ते पार पाडत आहे. शेवटचा हिंदीमध्ये हाच अभी जो हालात हमारे पहाड़ में और चिपलून में और बारिश की वजह से होते फ्लड्स आ गया था, तो वहाँ पे खेती का नुकसान हो गया था, किसानों का नुकसान हो गया था, बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों का नुकसान हो गया था, दुकानों का नुकसान हुआ था, शहरों में काफ़ी तबाही हुई थी. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है महाराष्ट्र सरकार जो है उन तमाम किसानों के साथ या जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनके साथ खड़ी है. और हमने जो है जो निष्कर्ष जो केंद्र सरकार के थे उससे ज़्यादा पैसा देने का काम किया. अब हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी जो है जिस तरीके से गुजरात को उन्होंने एक अच्छा पैकेज जाहिर किया था, उसी पार्श्वभूमि पर महाराष्ट्र के साथ भी जो है वो इंसाफ करने का काम करें. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे